राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग की शुरुआत में जो रणनीति अख्तियार की थी वो उन्हें 3 महीने के जंग के दौरान 3 बार बदलनी पड़ी। महाजंग की शुरुआत यूक्रेन पर सीधे हमले के तौर पर हुई, लेकिन पुतिन को यह जल्द ही समझ आ गया कि सीधी जंग में वो यूक्रेन से सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने रणनीति में बदलाव किया और यूक्रेन में एक नए सिरे से जंग की शुरुआत की। नतीजा यह हुआ कि डॉनबास पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। आखिर क्या है पुतिन का मिशन डॉनबास, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। रूसी हमलों से दहला डॉनबास। निशाने पर पूर्वी डॉनबास के 40 शहर। %90 लुहांस्क पर रूसी कब्जा। ढह रहा डॉनबास का किला। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग की ये तस्वीरें इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि रूसी सेना डॉनबास में किस तरह भीषण गोलाबारी कर रही है। रूस ने डॉनबास में तैनात यूक्रेन के सैनिकों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिससे रात के अंधेरे में डॉनबास के आसमान में रॉकेट ही रॉकेट नजर आए। जहां तक नजर गई सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट नजर आए। На Донецькому напрямку противник проводить активні наступальні дії, продовжує вогневе ураження наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, завдає ракетних ударів, збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку ворог продовжував обстріл із мінометів і реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов на раніше. अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि मारियुपोल की जंग के बाद अब रूसी सेना का अगला निशाना डोनेस्क और लुहांस्क होंगे। फिलहाल वही हो रहा है जिसका शक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को था। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसके कई गांवों और शहरों को निशाना बना रही है। रूसी सेना के हमलों की दहशत का आलम यह है कि इलाके के लोग अब घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। फिलहाल लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क ही वो 2 शहर बचे हैं जो यूक्रेन के अधीन हैं, जबकि बाकी लुहांस्क में आने वाले तमाम शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है और सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Ой-ой-ой, такого я нікому не желаю. Це страшне. Людоньки добрі. Це ужас. Ні. Ну, була війна. Були мої родителі в окупації. Таких, як ми, не трогали. Не трогали. दरअसल डॉनबास यूक्रेन का एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, लिहाजा रूस यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा कर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। इसके अलावा डॉनबास में ही डोनेस्क और लुहांस्क इलाके शामिल हैं। डोनेस्क और लुहांस्क वो इलाके हैं जहां साल 2014 से
रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल रूसी सेना भी पूर्वी यूक्रेन के इसी इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पूरे डॉनबास में भीषण जंग जारी है। डॉनबास यूक्रेन का वो इलाका है जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर दो देशों की मान्यता दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने डॉनबास के एक अहम शहर लाइमन पर भी कब्जा कर लिया है। पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेनी सेना के बीच लाइमन शहर पर कब्जे की जंग चल रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि डॉनबास इलाके में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। Як це передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація, все. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस ने जंग की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की भरकस कोशिश की, लेकिन कीव की जंग में मात खाने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण इलाके पर हमले शुरू कर दिए। बदली रणनीति के चलते रूस को अपने इस नए प्लान में कामयाबी मिली और रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अपने ऑपरेशन के दौरान रूसी सेना ने लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर और हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो लुहांस्क के 95% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। डोनेस्क में रूस समर्थित अलगाववादियों का दावा है कि डोनेस्क इलाके के 220 गांवों पर अब उनका कब्जा है। डॉनबास इलाके पर रूस के कब्जे को आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। स्क्रीन की बाईं तरफ मैप में डॉनबास का जंग से पहले का नक्शा है और आप इसमें देख सकते हैं कि रूस समर्थित अलगाववादियों का डोनेस्क और लुहांस्क के छोटे इलाकों पर कब्जा था। दाईं तरफ डॉनबास का वो मैप है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आज डॉनबास के एक बड़े इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Солидар. यूक्रेन सरकार का दावा है कि रूस फिलहाल डोनेस्क के 11 इलाकों को टारगेट कर उन पर भीषण बमबारी कर रहा है। यही नहीं, लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक लुहांस्क में रूस के 10,000 सैनिक अलगाववादियों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो मरते दम तक डॉनबास की रक्षा करेंगे। Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. ये सैटेलाइट तस्वीरें इस हकीकत को बताने के लिए काफी हैं कि डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने भयंकर तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों में रूसी सेना की डिप्लॉयमेंट को भी देख सकते हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन का कहना है कि रूसी सेना को डॉनबास में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली है। Assessment is that the Russians continue to make some incremental gains in the Donbass. Not great magnitude, not leaps and bounds. They are facing and continue to face a stiff Ukrainian resistance, which is why I won't go so far as to say it's too late to provide the Ukrainians with any system or capability that they might need, because they are very active in the fight and they have pushed back the Russians. Up near Kharkiv, they continue to push the Russians back. And so, I mean, they're going on offensives of their own. जंग के दौरान यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन के नागरिकों को संबोधित करते हुए रूस यूक्रेन जंग पर 6 पेज का एक बयान जारी किया है।
इसमें उन्होंने पोलैंड पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन के पश्चिमी भाग पर कब्जा करना चाहता है और इसकी तैयारी भी कर रहा है। दरअसल चेचन कमांडर कादिरोव की पोलैंड पर कब्जे की धमकी के बाद से ही पोलैंड ने रूस के हमले का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड अमेरिका से 6 और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के लिए पोलैंड पर सीधा हमला आसान नहीं होगा, क्योंकि पोलैंड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। लिहाजा नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे सूरत हाल में अगर रूस पोलैंड पर हमला करता है तो इसे नेटो पर हमला माना जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि रूस सीधे तौर पर इन देशों से कभी नहीं भिड़ना चाहेगा, लेकिन रूस की तरफ से हमले का अंदेशा देखते हुए पोलैंड अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि पोलैंड रूसी सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राहम को खरीद रहा है। M1A2 अब्राहम अमेरिकी सेना का मेन बैटल टैंक है। ये टैंक 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन से लैस है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इस पर 120 mm की एक बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। रूस पोलैंड को यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और इसलिए पुतिन ने पोलैंड को गैस और तेल की सप्लाई भी रोक दी है और कई बार पोलैंड को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। लिहाजा रूस को जवाब देने के लिए पोलैंड भी हर संभव तैयारी में जुटा है। पोलैंड जर्मनी से 250 लेपर्ड 2S टैंक खरीद चुका है। ये यूरोप का सबसे एडवांस टैंक है। लेपर्ड 2S टैंक पर 120 mm की गन लगी है। 2S नेटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान नेटो के एक सदस्य देश तुर्की में ही नेटो के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल तुर्की को फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किए जाने पर एतराज था। इस पर नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को 28 जून तक तुर्की से बात कर इस समस्या का समाधान निकालने का वक्त दिया है, लेकिन इससे पहले ही तुर्की में ये मांग तेज होती जा रही है कि तुर्की को नेटो की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। तुर्की के इंसेरेलिक एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए ये मांग की कि तुर्की में नेटो और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी तुर्की के लिए खतरा बन सकती है। तुर्की की कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि नेटो यूक्रेन की हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि नेटो की वजह से ही रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी है। NATO, after the collapse of Soviet Union, started expanding towards the east, and their role in Yugoslavia, it was terrible. They bombed and they split Yugoslavia into pieces. So NATO has always been an imperialist aggression organization, and now in Ukraine they planned this for many years. So NATO is one of the designers of this war. They are not defending Ukraine. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूसी सेना के तबाही और बर्बादी के बरसते बारूद का कहर जारी है। यूक्रेन के मैदान जंग में क्रूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलें और वैक्यूम बम से लेकर मैग्नीशियम बम तक का इस्तेमाल हो चुका है।
बावजूद इसके ये जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही। जंग दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, लेकिन इसका खमियाजा बेकसूर लोगों को ही उठाना पड़ता है। फिलहाल यूक्रेन से भी ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और यूक्रेन में बरसते बारूद के बीच इस जंग के रुकने की उम्मीद भी मध्यम होती जा रही है। 94 दिनों के बाद ये सवाल अभी भी जस का तस बरकरार है कि आखिर इस युद्ध से हासिल क्या हुआ, पुतिन जीत की राह में कितना आगे बढ़े और ज़ेलेंस्की सरेंडर की ओर आखिर कितना खिसके। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने कीव विजय की प्लानिंग तैयार की है, क्योंकि कीव पर कब्जा किए बगैर यूक्रेन विक्ट्री की कहानी अधूरी है। मुझसे जंग के बारे में मत पूछो, बताओ कि वहां कोई बाघ है, क्या झिंगुर की आवाजें आती हैं, क्या टिड्डियों के झुंड परवाज भरते हैं, क्या घोघा अब भी आजाद घूमता है, क्या चेरी के पेड़ों पर फूल आए हैं। अगर कोई इन फूलों को चुनने आता है, उनसे तुम मिसाइल स्ट्राइक की बातें ना करना। जंग खत्म होने पर उन सारे लोगों को यूक्रेन बुलाना, उन लोगों के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ये यूक्रेन के सिपाही वैश्य बाबा की चिट्ठी है अपनी बेटी के नाम। बेटी ने पूछा था, पापा बताना जंग में क्या हो रहा है। पिता ने बेहद इमोशनल जवाब दिया। यूक्रेनी भाषा की यह कविता सोशल मीडिया पर वायरल है और शायद यही रूस यूक्रेन महायुद्ध की असली तस्वीर है। ना पूछिए कि जंग में अब तक कौन जीता कौन हारा। जंगी मोर्चे पर रूस ने कितने यूक्रेनी सैनिकों को मारा, फ्रंट पर कितने रूसी सैनिकों ने जान गंवाया। रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से खूब गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से हमला हो रहा है। रूस इस वक्त दो तरफ से हमला कर रहा है, उत्तर में इजियम और पश्चिम में सेवरे डोनेस्क से। हालांकि रूस को दोनों ओर आगे बढ़ने में थोड़ी ही कामयाबी मिल रही है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुश हैं। जंग में मनमर्जी वाली जीत भले ना हासिल हो रही हो, लेकिन अब तक जो हासिल हुआ है वो रूस के लिए कमतर भी नहीं। बॉर्डर्स गार्ड्स डे पर राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। Уважаемые товарищи, стоящая перед вами задача особенно значима сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну. Наращивание военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей. कोई शक नहीं कि अमेरिका के नेतृत्व में मिल रही नेटो ताकतों की मदद ने ज़ेलेंस्की को अब तक झुकने नहीं दिया, लेकिन शक तो इसमें भी नहीं कि पुतिन ने रूस पर लगाए सारी प्रतिबंधों की चिंदी उड़ा दी। अब तक वही किया जो रूस के हित में था,
वैसे भी अंजाम की परवाह करने वाले जंग नहीं लड़ते, समझौते करते हैं। Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции. 9 मई को विजय दिवस के बाद ये पहली बार था जब पुतिन जंग के दौरान जनता से सीधे मुखातिब हुए। यह पहली बार था जब ठीक ज़ेलेंस्की के अंदाज में ज़ेलेंस्की को पुतिन ने जवाब दिया, बिल्कुल कड़क, ठोस और जंग में सधे कदमों के साथ आगे बढ़ने की इच्छा दोहराई। ऐसा लगा जैसे शुरुआती दिनों की भूल के बाद पुतिन अब एक कुशल योद्धा की माफिक नए तरीके से तैयार हो रहे हैं। युद्ध की तारीखों को बिना काउंट किए, दिन, हफ्ते, महीने की परवाह किए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन को जवाब दिया, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सभा को संबोधित करते हुए। Санкції важливі дуже. Але санкції сьогодні, ви знаєте, в більшості своїй Росія обходить. І чому? Тому що немає об'єднаної міцної позиції всього світу проти агресії Росії. पुतिन का मकसद तो यही है, ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराकर कीव में अपनी कठपुतली बैठाना, जो नाटो से दूरी बनाए रखे और रूस से दोस्ताना व्यवहार करे। लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते, लिहाजा यूक्रेन कभी दक्षिण में जलता है, कभी पश्चिम में और अब पूरब में जल रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई तक जंग में 3,811 नागरिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 6 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसमें 90% महिलाएं और बच्चे। एक स्टडी के मुताबिक 8 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं, लाखों बेघर हो गए हैं। लेकिन युद्ध की विभीषिका पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रूस की मिसाइलों की मार मंद नहीं पड़ी है। यूक्रेन की जमीन पर गोले गिरने कम नहीं हुए हैं। ज़ेलेंस्की कभी हथियारों की मांग करते हैं तो कभी विश्व बिरादरी से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। Розуміємо, що люди все знають, люди тиснуть на своїх керівників, керівники бояться, що суспільство може позбавити їх влади, і тому вони впроваджують санкції. Але десь там тихенько за спиною багато санкцій допомагають Росії обійти ці санкції. І тому, на жаль, ми не бачимо, що без санкцій дуже сильно тиснули на Російську Федерацію. पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में शांति वार्ताओं का नतीजा ढाक के 3 पात रहा। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई राउंड की बैठकें भी हुई। लेकिन अब तो ज़ेलेंस्की खुलेआम कह रहे हैं कि वो जब से राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं, रूस ने कभी उनके शांति पहल को कबूल नहीं किया। Одного разу не почув відповідь і на нашу пропозицію щодо лідера Російської Федерації, щодо того, щоб сісти за стіл перемовин і закінчити цю війну. Жодного разу за 3 роки. За мої 3 роки мого президентства. І жодного разу з початку повномасштабного вторгнення. Окрім загальних речей, ми за перемовини, ми підтримуємо дипломатичне рішення. Але це, розумієте, це не співпадає з реальністю. ज़ेलेंस्की की शांति की बातें विरोधाभासी हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी पुतिन के बातों से इनकार करने की जिद है, विदेशों से मांगे हथियार पर रूस को हरा देने की मंशा है, पुतिन को सबक सिखाने की ख्वाहिश है, और दूसरी ओर पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को बचाने की चाहत है। लिहाजा अब तक जिस युद्ध का नतीजा निकल जाना चाहिए था, वो 4थे महीने में अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन को झुलसा रहा है। हालांकि खामियाजा सिर्फ यूक्रेन को नहीं, रूस को भी भुगतना पड़ रहा है।
यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी से 28 मई के बीच तक उसने 30,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला है, यूक्रेन ने रूस के अब तक 1338 टैंकों को नष्ट कर दिया है, 3217 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर दिया है, 633 आर्टिलरी को बर्बाद कर दिया है, 205 MLR सिस्टम, 93 एयर डिफेंस सिस्टम, 208 वॉर प्लेन्स, 178 हेलीकॉप्टर्स, 503 ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल लेवल UAV, 117 क्रूज मिसाइल, 13 वारशिप, 2226 दूसरे युद्ध वाहन और 48 स्पेशल इक्विपमेंट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है। पुतिन को इस लेवल की हानि की आशंका तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इससे रूस के युद्ध में आगे बढ़ने की इच्छा पर शायद ही असर पड़ा हो। अब तक युद्ध की तस्वीरें बता रही हैं, जो युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में बातें सामने भी आई थी कि पुतिन युद्ध में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं कर देंगे। और रूस धीरे धीरे ही सही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूस का युद्ध में नुकसान का ढेंचा आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहा है। तो रूस का दावा है कि उसने क्राइमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, मारियोपोल, खार्किव, डॉनबास, ओदेसा पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रूस जब तक कीव पर कब्जा नहीं कर लेता, संपूर्ण युद्ध के जीत की तस्वीर अधूरी रहेगी। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि डॉनबास इलाके की लड़ाई के बाद रूसी फौज एक बार फिर कीव की ओर कूच करने वाली है। आपको याद होगा कि युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में रूसी सैनिकों ने कीव का घेरा डाला था। इसमें सहयोग के लिए पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद और वफादार चेचन लड़ाके रमजान कादिरोव और उसकी सेना को भी झोंक दिया था। लेकिन हफ्तों तक चले इस घेरे का नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ज़ेलेंस्की बंकर में चले गए और वहीं से युद्ध का संचालन शुरू कर दिया। कीव का किला ना गिरते देख पुतिन ने फौज को खार्किव और मारियोपोल के विजय अभियान पर भेज दिया। अब ये दोनों क्षेत्र रूस के कब्जे में हैं, तो फिर से कीव को घेरने की प्लानिंग शुरू हो गई है। इस बीच अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी जारी है और यही सूरत रही तो पुतिन की जीत की किसी तारीख की घोषणा कर पाना मुश्किल है। Первый залп, расход 8. पुतिन के बमों ने यूक्रेन को हजारों घाव दिए हैं, लेकिन रूस की आर्मी के पास 3 ऐसे बम हैं जिनके घाव कभी भर ही नहीं सकते। दरअसल परमाणु बम तो एक बार में हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर सकता है, लेकिन परमाणु बम से भी ज्यादा बेरहम मौत देने वाले ऐसे बम रूस के पास मौजूद है जो इंसान के अंदर की ऑक्सीजन को भी खींच लेते हैं। क्या है रूस की सेना के 3 सबसे बेरहम खतरनाक बम? हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 100 दिनों के अंदर यूक्रेन पर कौन कौन से खतरनाक बम
100 दिनों के अंदर यूक्रेन के लोगों को कौन-कौन से घातक बमों ने घाव दिए। सौ दिनों के अंदर यूक्रेन पर इस्तेमाल हुआ सबसे खतरनाक बम कौन सा था? यूक्रेन पर रूस की इस खतरनाक जंग में अब रूस ने ऐसा कौन सा बम इस्तेमाल किया है जिसने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है? आखिर क्यों यूक्रेन अब बना रहा है महाविनाशक डर्टी बॉम्ब? और इसमें कौन कर रहा है ज़ेलेंस्की की मदद? सबसे पहले बात करेंगे उस थर्मोबैरिक बम की जो हवा को भी जला देता है। दरअसल यूक्रेन ने अब एक बार फिर रूस पर यह आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन के अंदर डॉनबास रीजन में बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्या है ये रूस का थर्मोबैरिक बम जिसका जिक्र करते हुए दुनिया की बड़ी-बड़ी महाशक्तियां काम जाती हैं? थर्मोबैरिक बम इंसान के फेफड़ों में आग लगा देता है। इतना ही नहीं, यह खतरनाक बम इंसान के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को जला देता है। फेफड़े जलने से बेहद दर्दनाक मौत होती है। जरा देखिए रूस के सैनिक इस बम को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जरा इन तस्वीरों में देखिए। इस थर्मोबैरिक बम को TOS-1 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाता है। इस TOS-1 लॉन्चर में एक बार में 24 बम फिट किए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे रेगिस्तानी रेतीली भूमि हो या फिर बर्फीली जगह हो, इस रॉकेट को जंग की लोकेशन तक पहुंचाने के लिए इसे 2 तरह के वाहनों पर फिट किया जाता है। इसे टैंक जैसे पहियों वाले वाहनों पर भी फिट किया जाता है ताकि इसकी मूवमेंट कहीं भी हो सके। इसके अलावा इसे ट्रक जैसी खुली मजबूत गाड़ियों पर फिट करके उपयोग में लाया जाता है। इस थर्मोबैरिक बम की सबसे खास बात यह है कि फटने के बाद बड़ा शॉक वेव पैदा करते हैं। थर्मोबैरिक बम फटने के बाद आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता है। पहले ऊर्जा इकट्ठा होती है और फिर अचानक यही ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है, जिसके बाद एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। इस शॉक वेव में आसपास की इमारतों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को भी ये शॉक वेव जला देता है। ज़ेलेंस्की ने यह आरोप लगाया है कि डॉनबास के लेमेन इलाके में बड़े पैमाने पर आम लोग इस बम की चपेट में आए हैं। थर्मोबैरिक हथियार आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हथियारों से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें वैक्यूम बम या फ्यूल एयर बम के नाम से भी जाना जाता है। ये बम जहां भी फटते हैं वहां बड़ी तबाही मचाते हैं और आसपास की ऑक्सीजन को ये जला देते हैं। रूस ही नहीं, अमेरिका भी इस खतरनाक बम का इस्तेमाल कर चुका है। पारंपरिक हथियारों में विस्फोटक भरे जाते हैं, लेकिन थर्मोबैरिक बम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे धातुओं के पाउडर के साथ विस्फोटक का मिश्रण होता है। पारंपरिक हथियार टारगेट पर फटकर उसे नष्ट करते हैं। ये मिश्रण हवा में बिखर जाता है, जिनमें आग लगने से हवा भी जलने लगती है। जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर ये बम 2 हिस्सों में फट जाता है।
रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है। वहीं दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक धमाका करता है, जिससे हवा में मौजूद विस्फोटक में तेजी से आग लग जाती है। इससे हवा में आग का एक गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बहुत गर्म हो जाती है और तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि उस इलाके में किसी का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया था कि मारियोपोल स्टील प्लांट पर भी रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि फास्फोरस बम प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम भी हवा के संपर्क में आने के बाद जलने लगता है और जैसे ही वो अपने टारगेट को हिट करता है, उसमें धमाका हो जाता है। किसी भी सतह या इमारत पर इस बम के गिरते ही तबाही मच जाती है। ऐसा ही एक और खतरनाक बम है लेजर गाइडेड बम, जिसके इस्तेमाल का दावा रूस की तरफ से किया गया है। अब तक आपने यूक्रेन में जिन हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा है, ये सब भीषण आवाज करने वाले हैं। लेकिन लेजर गाइडेड बम यानी जदीरा और फिर सेवत की खास बात यह है कि इसमें आवाज नहीं होती है। ये एक लेजर बीम होती है जो खतरनाक से खतरनाक आसमानी हथियार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेजर हथियार को इस्तेमाल करने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि रूस अब तक यूक्रेन के अंदर 2000 से भी ज्यादा मिसाइलें बर्बाद कर चुका है। एक एक मिसाइल के पीछे करोड़ों की लागत लगती है और इस वजह से यूक्रेन का युद्ध रूस के लिए बहुत खर्चीला हो गया है। दूसरी तरफ रूस आरोप ये लगा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर डर्टी बम बना रहे हैं। डर्टी बम दूसरे बमों से अलग होता है क्योंकि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ भी होता है। डर्टी बम का विस्फोट होने पर रेडियोधर्मी विकिरण होता है, इसलिए शरीर में जहर फैल जाता है। कपड़ों को भी रेडियोधर्मी पदार्थ प्रभावित करता है, इसलिए इसको डर्टी बम भी कहा जाता है। डर्टी बम बनाने का आरोप तो ज़ेलेंस्की पर रूस लगा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की पुतिन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुतिन टैक्टिकल परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की सरकार की तरफ से खुलेआम परमाणु हथियारों की धमकी दी जा रही है। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि विश्व के तमाम राजनेता रूस द्वारा तथाकथित सामरिक परमाणु हथियारों की धमकियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर रूस परमाणु ब्लैकमेलिंग करता है तो दुनिया की दूसरी ताकतों के लिए भी परमाणु हथियार हासिल करना तर्कसंगत है। दूसरी तरफ रूस ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है। पहले ये वीडियो फुटेज देखिए, फिर आपको इन तस्वीरों का सच भी दिखाते हैं।
दरअसल ये तस्वीरें डोनेट्स्क की हैं। रूस ने अपनी सेनाओं के युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाला ये वीडियो रिलीज किया है और ये दावा किया है कि रूस के सैनिकों ने डोनेट्स्क के अहम शहर लाइमेन पर कब्जा कर लिया है। В результате совместных действий подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Солидар. रूस ने एयर स्ट्राइक की तस्वीरें भी रिलीज की हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अपने बम वर्षक से भी रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को टारगेट किया है। तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के पास सैनिकों की कमी हो गई है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बेस्ट ने दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरोव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। काली वर्दी वाले इन चेचन लड़ाकों से पूरा यूरोप खौफ खाता है, क्योंकि चेचन लड़ाके सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि बेरहमी का वो दूसरा नाम है जो युद्ध के मैदान में बर्बरता की कोई सीमा नहीं छोड़ते। लेकिन अब काली वर्दी वाले इन चेचन लड़ाकों की असलियत पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन के जंगी मैदान में उतरे ज्यादातर चेचन लड़ाकों को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। चेचन की वर्दी में जंग कौन लड़ रहा है? जंग लड़ाने के लिए लोगों को किडनैप कर रहे हैं कादिरोव। волевой политикой. Зачем нам мир без России? Зачем нам? लड़ाकों की वर्दी में आम नागरिक। ये बातें चौंकाने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चेचन अब तक यही दावा करता रहा कि उसके बर्बर लड़ाकों की बदौलत ही रूस की सेना ने मारिउपोल और डोनबास के कई इलाकों पर कब्जा किया। लेकिन अब चेचन के ही इन लड़ाकों को लेकर सवाल उठ गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट डेली बेस्ट ने दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसकी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए रमजान कादिरोव अपने देश से आम लोगों को जबरन जंग में भेज रहे हैं। पुतिन के लिए चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव की वफादारी किसी से छिपी नहीं है। कादिरोव के लिए कहा जाता है कि वो पुतिन के लिए अपनी वफादारी जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी इसी वफादारी की वजह से उन्होंने अपने लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 3 महीने की जंग में कादिरोव के लड़ाके बड़ी संख्या में मारे गए।
जिसके बाद जंग में रूसी सेना का साथ देने के लिए चेचन लड़ाकों की संख्या अब काफी कम हो चुकी है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरोव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं और लड़ाकों की संख्या फिर से बढ़ाने के लिए अपने देश रिपब्लिक ऑफ चेचन्या से आम लोगों को अगवा करके उन्हें जबरन युद्ध में भेज रहे हैं। आरोप है कि चेचन्या के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। यही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कादिरोव जंग लड़ने के लिए अपने लोगों को लालच भी दे रहे हैं कि जो जंग में खुद जाएगा उसे 3 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ रोज पहले ही कादिरोव ने यह भी आशंका जताई थी कि यूक्रेन के साथ जंग को जीतना आसान नहीं है। यानी कादिरोव को भी अंदाजा हो गया है कि जंग अगर लंबी खिंची तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा।